हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप मित्रा टेट। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और हम यहाँ पे जानते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है उसको लेकर के उसकी जो आज की अगली वीडियो होगी वो लेकर के आ गए हैं। तो इस सीरीज़ की हम जो आज की वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, बच्चा कोरी स्लेट है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है आपका हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर डी है आपका थॉर्नडाइक। किसने कहा था कि बच्चा एक कोरी स्लेट के समान होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक। जी हाँ दोस्तों, जॉन लॉक क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि अनुभववादी मनो मनो अनुभववादी क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। अर्थात ये मानते थे कि जो हम सीखते हैं वो अनुभव के द्वारा सीखते हैं। और इन्होंने ही क्या कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। कोरी स्लेट को लैटिन भाषा में टेबुला रासा भी कहा जाता है। तो कभी यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो वो यहाँ पे जॉन लॉक ने दिया था। बेसिकली वो ये मानते थे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको उसका मतलब कोरी स्लेट का अर्थ है कि उसे कुछ भी नहीं आता है। उसको मतलब कोरी स्लेट जैसा होता है उसका मस्तिष्क, और उसके माता पिता जो चाहें वो उसको रिस्लेट में लिख सकते हैं। अर्थात वो उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जो सिखाना चाहे वो सिखा सकते हैं। तो ये था जी कोरी स्लेट का कॉन्सेप्ट या टेबुलर रासा का कॉन्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन लॉक। किसने कहा था बच्चा कोरी स्लेट के समान है? जॉन लॉक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन है। अर्थात ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया है, फिर अपने मन का किया है और फिर अपनी चेतना का, और अभी वो क्या है? व्यवहार को संजोए है। ऑप्शन नंबर ए है आपका टिचनर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो गया स्किनर ने, या ऑप्शन नंबर सी है वुडवर्थ ने कहा, ऑप्शन नंबर डी हो गया मैकडुगल ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ ने। जो वुडवर्थ थे, इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। बेसिकली इन्होंने ये जो चीज़ कही है, ये स्टेटमेंट ये इसलिए कहा था कि जो सबसे शुरू के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मनोविज्ञान को, अगर जो हमारा साइकोलॉजी थी उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? हम आत्मा का जो, अगर आत्मा से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसका जो अध्ययन करना हुआ स्टडी, वो क्या हो जाएगा आपका? वो साइकोलॉजी हो जाएगा, मतलब मनोविज्ञान हो जाएगा। फिर उसके बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने कहा आत्मा तो कोई मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं कि हम उसे जानते हैं। वो तो एक मतलब ऐसा तो है नहीं, उसका फिजिकल कोई प्रेजेंस है आत्मा का। तो फिर उसको कैसे सेंस कर सकते हैं कि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं? ठीक है। उसके बाद के जो मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा ठीक है जी, जो ये होता है वो मन का अध्ययन है। फिर वहाँ पे भी वही बात आ गई कि मन मन तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं भाई जिसको हम फिजिकली उसको मतलब महसूस कर पाते हैं, मन को फिजिकली देख पाते हैं या फिजिकली उसकी प्रेजेंस है। तो फिर वहाँ पे भी बात वही अटक गई, जब जिसका फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, हम उसका अध्ययन कैसे कर पा रहे हैं? तो वहाँ पे भी हम डिफाइन नहीं कर पाए। तो फिर जो नई पीढ़ी के मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो फिर वहाँ पे वही बात आई, ये चेतना जो होती है क्या वो दिखती है, कैसी होती है, क्या होती है, तो हम उसका अध्ययन कैसे कर पा रहे हैं? तो फिर वहाँ पे भी बात नहीं बनी। तो अंत में ये हो गया कि जो हमारा मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। यानी कि मनोविज्ञान क्या है कि हम किसी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं किसी व्यक्ति का, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके व्यवहारों का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो ये है जी मनोविज्ञान। अंत में क्या कहा कि जो होता है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने पहले आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का और फिर चेतना का, और अंत में अभी वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इसका? वुडवर्थ है। किसने कहा था? ये वुडवर्थ ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व भारती के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका अरविंदो, ऑप्शन नंबर बी है आपका मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा गांधी। तो विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जैसा आप जानते हो कि जो विश्व भारती अभी एक विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो हमारी स्थापना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। कब की थी इन्होंने इसकी स्थापना? तो 1921 में की थी। बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम विश्व भारती इसलिए रखा था कि इसका नाम का अर्थ ये हुआ कि भारत के साथ दुनिया का मिल जाना। विश्व भारती अर्थात भारत के साथ दुनिया का मिल जाना। तो इसकी स्थापना 1921 में शांति निकेतन नामक नगर में पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। और 1951 में क्या है, भारत सरकार ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया हुआ है। और अभी क्या है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। समंजन थीम का प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका तनाव से, ऑप्शन नंबर बी है आपका आवश्यकताओं से, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रयास से, ऑप्शन नंबर डी है आपका तनाव निर्माचन से। तो देखते हैं जी, पहले तो समंजन होता क्या है इसका मतलब समझिए आप। समंजन को इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट जो होता है इसकी इस थीम मतलब कुल मिला के एडजस्टमेंट जो होता है उसकी शुरुआत होती कहाँ से है? एडजस्टमेंट का शुरुआत होता कौन से स्टेप से है? तनाव से होता है या आवश्यकताओं से होता है या प्रयास से होता है या तनाव निर्माचन से होता है? तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे समंजन होता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकताओं से। बेसिकली एडजस्टमेंट की शुरुआत होती कहाँ से है? सबसे पहले हमें किसी चीज़ की क्या होगी, नीड होगी, आवश्यकता होगी। फिर जब आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी स्टेज होगी तनाव की। हम उस आवश्यकता के लिए हम सोचेंगे उसके बारे में, उसको फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, तो फिर हमें क्या होगा, तनाव होगा। फिर तनाव के बाद हम क्या करेंगे, सामंजस्य वाला जो स्टेप आएगा वो बिठाएंगे। फिर तनाव जब होगा तो उसके बाद हम उसको मतलब जो कुल भी मिला के हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हमने कोई ना कोई प्रयास किया होगा। उस प्रयास के थ्रू हमें जो हमने तनाव हुआ था उस तनाव के कारण हमने कुछ ना कुछ स्टेप उठाए हैं। फिर हमें उस स्टेप को उठाने से हमारा कुछ ना कुछ हमारे पास क्या मिला है, इसका सॉल्यूशन मिला होगा कि हम कैसे इस अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरी कर सकते हैं। फिर जब हमें ये पता चल गया है, पूरे स्टेप हो गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेप फॉलो किया है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब उनके बीच में एडजस्टमेंट बिठाएंगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जब हमारी आवश्यकताएं होंगी, आवश्यकता के बाद ही जो होगा, जो ये स्टेप है वो शुरू होता है। आवश्यकता के बाद तनाव आएगा, तनाव के बाद आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, और फिर ये जो भी चीज़ होती है ये हो जाएंगी। तो इसका प्रारंभ कहाँ से होगा, आवश्यकता से होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डॉट 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 का कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील, अच्छा चोर होना चाहिए था, डॉक्टर वकील चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आपका रूसो, ऑप्शन नंबर बी है आपका थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी है आपका मैकडुगल, ऑप्शन नंबर डी है आपका वॉटसन। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा था जी कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो ये जो कथन है ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी वॉटसन का। तो जो जे बी वॉटसन थे ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें वैसे व्यवहारवाद के जनक भी माना जाता है। तो ये मानते थे कि आप जैसा बच्चे को जैसा भी उसका व्यवहार होगा, अपने उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग अगर उसके व्यवहार को आप मैनेज कर लेते हो तो आप उसे जो चाहो वो बना सकते हो, ये कहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बच्चा दे दो या एक दर्जन बच्चे दे दो, जितने बच्चे दो, मैं उन्हें जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। यानी कि वो चाहते थे कि मैं उनको ऐसी परिस्थितियों में रखूँगा, शुरू से ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा कि वो जो मैं चाह रहा हूँ वो बन जाएंगे। लेकिन बाद में आप जानते हो कि ये इनको मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिनके कारण हमारा जो बालक होता है उसका डेवलपमेंट या उसकी बुद्धि का विकास वगैरह निर्धारित करता है। तो ये इन्होंने कहा था जी, किसने कहा था, वॉटसन ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता, वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी जे बी वॉटसन। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शन नंबर ए है आपका सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन नंबर बी है आपका गिजूभाई बधेका, ऑप्शन नंबर सी है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है आपका स्वामी विवेकानंद। तो जो ये बाल मंदिर हैं, इन विद्यालयों की शुरुआत किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो गिज्जू भाई बधेका थे, इन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय खोले थे जी। तो ये गिज्जू भाई बधेका थे कौन? बेसिकली ये गुजरात से बिलोंग करते थे और ये एक लेखक थे और साथ में ये क्या थे, एक शिक्षा शास्त्री थे गिज्जू भाई बधेका। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुजरात में बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना की थी। इनका पूरा नाम वैसे था गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका और शॉर्ट में इन्हें कहते थे गिजूभाई बधेका। गिजूभाई बधेका नाम से ये क्या है, फेमस है। तो इन्होंने की थी जी इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी है आपका यूजीसी, ऑप्शन नंबर सी है आपका एनसीटीई और ऑप्शन नंबर डी है आपका यूनेस्को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को। यूनेस्को आप जानते हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, फ्रांस यानी कि पेरिस में है। तो इतनी बेसिक सी चीज़ है जी जो यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने शिक्षा के 4 स्तंभ की बात की थी। तो बेसिकली ये कहते क्या हैं, जो हमारे यूनेस्को की एक बुक आई थी 1996 में, द ट्रेजर विद इन, उसके अनुसार इन्होंने जो है हमारी एजुकेशन उसको 4 पिलर्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे देख सकते हो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे लिख भी रखा है ये द ट्रेजर विद इन के अनुसार जीवन भर की शिक्षा 4 स्तंभों पर निर्धारित की थी उन्होंने। जैसे पहला था उन्होंने कहा था कि नो यानी जानना सीखना, दूसरा था उन्होंने डू अर्थात करना सीखना, और तीसरा पिलर था उसका लिव टुगेदर साथ रहना सीखना, और अंत में था यानी कि बी होना सीखना। इन सब का बेसिकली सेंस ये है कि सबसे पहले नो, हमें जानना सीखना पड़ेगा कि हमें जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें ये जानना सीखना पड़ेगा। फिर डू यानी कि जब हम ज्ञान को जान गए हैं तो उसको अपने अंदर मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, डू मतलब करना सीखना, अर्थात अब आप सीख गए कोई चीज़ तो उसको मतलब अपनाना समझ लो, वो क्या हो गया, करना वाले में आ गया। लिव टुगेदर अर्थात अब क्या करोगे आप, अब जब आपको नॉलेज भी हो गया और आप उसको अप्लाई करना भी जान गए तो आप साथ में जो होंगे लिव टुगेदर औरों के साथ में भी उसको क्या करोगे, शेयर करोगे, यानी कि सबको साथ लेकर के चल करके विकास करना है, इसका ये सेंस होता है। और अंत में बी होना यानी कि होना जानना, होना सीखना का मतलब है कि जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो सबके साथ में आप सब लोगों का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये था जी बेसिक सा सेंस कि जो हमारा लर्निंग होती है उसके ये 4 पिलर्स किसने बताए थे, तो यूनेस्को ने बताए थे। तो ये था जी हमारा ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, शिक्षा के 4 स्तंभ का विचार किस संस्था ने लिया था, तो यूनेस्को ने लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। तो ये है जी अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया, अर्थात जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी ये किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका पावलोव, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्किनर और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लार्क एल हल। तो ये है जी किसने दिया था ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये जो हमारा सिद्धांत था ये दिया था किसने, स्किनर ने। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो बेसिकली जो स्किनर थे उन्होंने क्या कहा था कि हम मतलब जो हमारा व्यवहार होता है उसके परिणाम के उसके मतलब क्रिया होने के बाद उसका जैसा मतलब उसको फल मिलता है, उसका जो परिणाम निकलता है उसके आधार पर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखता है। जैसे जैसे कि उन्होंने जो हमारा यहाँ पे चूहे थे उन पे प्रयोग किया था, चूहों को पिंजरे में रख करके। तो उन्होंने क्या किया था कि
एक लीवर रखा था और पिंजरे में, और जब भी चूहा इधर उधर चहलकदमी की उसने, तो लीवर पे पाँव पड़ते ही क्या आ जा रहा था, पिंजरे में खाना निकल मतलब खाना पड़ जा रहा था। तो खाना मिलते ही चूहे का क्या हो गया कि जो लीवर पे पैर रखने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि चूहे को भी समझ में आ गया कि लीवर पे पैर रखने पे क्या हो रहा है, खाना मिल रहा है। तो वो बार बार लीवर में पैर रखने लग गया, अर्थात उसने लीवर के थ्रू लीवर में पैर रख करके भोजन प्राप्त करना सीख लिया। तो ये हुआ कि जैसे अगर हम कोई चीज़ करना सीख रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, तो अगर हम उसे उस क्रिया के फलस्वरूप दो दो तरीके से सिखा सकते हैं। यानी कि अगर मैं कोई चीज़ किसी को सिखाना चाह रहा हूँ और कोई चीज़ नहीं सिखाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे उसको सिखाना चाह रहा हूँ, तो जब वो मैं उसको क्या करूँगा, पुरस्कार दे दूँगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो मतलब उस क्रिया के होने के बाद सुखदायक उसका उद्दीपक हो सकता है या दुखदायक हो सकता है। सुखदायक जब उद्दीपक होगा तो जो होगा हमारा, जो वो क्रिया है, तो वो जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो बार बार उसको क्या करेगा, दोहराएगा। जैसे यहाँ पे चूहे को खाना मिल रहा था, तो वो फिर क्या कर रहा था, बार बार लीवर दबा रहा था। अगर ऐसा होता कि लीवर दबा के उसे करंट लग जाता, यानी दंड मिल जाता उसको, तो वो क्या बार बार लीवर दबाता, वो क्या कर देता, उस क्रिया को करना धीरे धीरे कम या धीरे धीरे बंद ही कर देता, क्योंकि उसे पता चल गया लीवर दबा के क्या हो रहा है, करंट लग रहा है। तो बेसिकली ये है कि वो कोई भी कब सीखता है, जब उसको सुखदायक अनुभव होगा तो वो क्या करेगा, सीखेगा। और अगर उसे दुखदायक अनुभव होता है तो वो उस चीज़ को नहीं सीखेगा, आगे से नहीं करेगा। तो सुखदायक उद्दीपक होने पे हम कोई चीज़ बार बार करेंगे और दुखदायक होने पे नहीं करेंगे। तो यहाँ से वही वाला सेंस आता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग कर देंगे, यानी कि जिसको सिखा रहे हैं उसको ऐसी कंडीशन में रख देंगे कि उसको अगर कोई चीज़ सिखानी है, तो अगर वो सीख जाता है उसको, मतलब हमारे जो भी आपके डायरेक्शन है वो फॉलो कर रहा है, तो आप उसे क्या दोगे, प्रोत्साहित करोगे उसको। सुखदायक जो भी उसकी कंडीशन है, प्रोत्साहन, यानी कि आप उपहार वगैरह कुछ भी दोगे। बच्चों के सेंस में अगर कहें तो आप उसको क्या दोगे, टॉफ़ी बिस्किट कुछ भी उपहार दे दोगे, टॉफ़ी वगैरह शाबाशी वगैरह। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा बोलेगा हाँ अच्छा अनुभव हुआ उसको, तो वो उस चीज़ को रिपीट करना चाहेगा। और अगर जैसे वो कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो आप क्या कर दो, उसको दंड दे दो। इनका ये सेंस था, उसको दंड दे दो, तो उसको दंड मिलेगा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वो फिर क्या करेगा, उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। तो ये था बेसिकली सेंस कि ऑपरेंट को क्या करना है, कंडीशनिंग, यानी कि उसको आपको एक ऐसा व्यवहार में रखना है जहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हो, अपने हिसाब से वो कर रहे हो, परिस्थितियाँ बना रहे हो, सुखदायक दुखदायक, और उसके हिसाब से आपका जो ऑपरेंट है वो चीज़ों को सीख रहा है। तो किसने दिया था ये, स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है हमारा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिसे कहते हैं आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, ये किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका इवॉन पी पावलोव, ऑप्शन नंबर बी है आपका बी एफ स्किनर, ऑप्शन नंबर सी है आपका वुल्फगैंग कोहलर, और ऑप्शन नंबर सी है आपका ई एल थॉर्नडॉइक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ई एल थॉर्नडॉइक। तो ई एल थॉर्नडॉइक क्या थे, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसको एस आर मॉडल भी कहते हैं, एस आर मॉडल यानी कि स्टिमुला रिस्पॉन्सा मॉडल। अर्थात इन्होंने ये कहा था कि आप क्या कर दो, किसी को आप कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको कोई परिस्थिति में डाल दोगे, कोई परिस्थिति उत्पन्न करोगे। अब उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो जो भी परिस्थिति उसके सामने होगा उसके हिसाब से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। अब सपोज आप उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड कुछ ना कुछ ट्राई करेगा। फाइनली वो एक ऐसा मेथड ढूंढ लेगा जहाँ पे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो अगली बार से क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी, या वो चीज़ सीख जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब फिर आप उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम दोगे, तो वो क्या कर देगा, जो मेथड से पिछली बार उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया था, वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा, क्योंकि वो उस स्टिमुला द्वारा जो उसकी पूर्व वो प्रॉब्लम थी, उसके प्रीवियस प्रॉब्लम द्वारा जानता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे किस मेथड से हो सकता है। तो ये था जी कि जब स्टिमुला रिस्पॉन्स मॉडल भी कहते हैं इसे, कि स्टिमुला होगा, हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, कोई भी आपके सामने परिस्थिति आएगी, आप उसके हिसाब से आपका रिस्पॉन्स होगा, और रिस्पॉन्स में जब आप रिस्पॉन्स करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड होगा, तो आपको वो चीज़ करनी आ जाएगी, यानी कि आपका ज्ञान का निर्माण हो जाएगा। तो ये था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, किसने दिया था,
तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता? E.L. थॉर्नडाइक हो जाता। अगला प्रश्न देखिए आप, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दयानंद सरस्वती और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास राजा राम मोहन राय। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। कहीं कहीं पे ज्योतिबा फुले की जगह पे सावित्रीबाई फुले भी हो सकता है, तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा वैसे। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फुले और जो सावित्रीबाई फुले थे, इन्होंने मिलकर के क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 में की थी। कब की थी इन्होंने? 1873 में की थी ये सत्यशोधक समाज की स्थापना। और कहाँ की थी? तो ये की थी आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ की थी? आप इन्होंने महाराष्ट्र में की थी। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है, आप जानते हो कि ज्योतिबा फुले क्या थे? ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, एक शिक्षक थे। और यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछे जाने के ज़्यादा चांस इसलिए बनते हैं क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो क्या कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। और इन्होंने साथ में मिलकर इस समाज जो मतलब ये सत्यशोधक समाज थी इसकी स्थापना की थी। और आप जानते हो इन्होंने विधवा विवाह और जो महिलाओं की शिक्षा होती है इसके लिए बहुत सारे काम किए थे। और यहाँ पे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जो, वो भी कौन थी? सॉरी, सावित्रीबाई फुले थी। हाँ, सबसे मतलब भारत की जो पहली महिला शिक्षिका वो कौन थी? सावित्रीबाई फुले थी। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने मतलब जो महिला होते हैं उनकी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था। यहाँ तक कि शादी से पहले जो सावित्रीबाई फुले थे वो भी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया और साथ में तब इन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए विद्यालय भी खोले और फिर महिलाओं को पढ़ाना सिखाया। यहाँ तक कि इन्होंने जब महिला शिक्षा की बात की थी तो लोगों ने इन पे पत्थर गोबर क्या क्या बरसाते थे। मतलब कहानी कही जाती है कि जब ये पढ़ाने जाते थे ये सावित्रीबाई फुले जी, तो लोग इन पे मतलब उस टाइम इतना माना जाता है महिलाओं के प्रति भेदभाव इतना ज़्यादा था कि जब ये पढ़ाने जाती होंगी तो इनके जो कपड़े मतलब जो पहन के जाती थी तो रास्ते में क्या कर देते थे लोग? गोबर फेंकते होंगे, मिट्टी फेंकते होंगे, कीचड़ फेंकते होंगे, पत्थर फेंकते होंगे, तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। तो ये अपने साथ क्या करते थे? एक जोड़ी और कपड़े ले जाती थी और जब वो अपने विद्यालय पहुंच जाती होंगी फिर वहाँ क्या करती थी? ड्रेस चेंज करती थी। ये इतना तक इन्होंने झेला था, लेकिन इन्होंने क्या किया था? पूरा संघर्ष किया था महिला शिक्षा और विधवा जो शिक्षा होता विधवा विवाह इसके लिए। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, और कहीं पे सावित्रीबाई फुले भी हो सकता है। तो यही हमारा क्या था? आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आई होप जो ये वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।